हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहला वाला पार्ट 1 था, जिसमें कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ा, यानी कि संवैधानिक निकाय के बारे में। जितने भी संवैधानिक निकाय थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर इन लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए, जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा, सारा पीडीएफ कंपाइल करके आपको इस चैनल पर दे दिया जाएगा। तो इसको जरूर फॉलो कर लें, जो कि है जीएस विद अशोक टेलीग्राम चैनल। ओके। और जैसे पॉलिटी हमारा 2-3 लेक्चर बाद खत्म हो जाएगा, ऐसे ही इसका सारा पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर फॉलो कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिफाइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूरी, नॉन स्टैच्यूरी, और ये सारी बॉडीज के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब क्या है? ऐसे निकाय जो कि संविधान के तहत नहीं बनाए गए और ना ही किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनको कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है इसकी। अब कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सारे संविधान के तहत बनाए गए थे, तभी उन्हें क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय। जिसमें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, यूपीएससी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी, और ये सारी क्या थे? सारे का आर्टिकल, जितनी भी निकाय हम लोगों ने कल पढ़े थे, सारे के आर्टिकल संविधान में दिए हुए थे, यानी कि वो संविधान के तहत बने थे। आज जो हम लोग निकाय पढ़ रहे हैं, उनका कोई भी आर्टिकल संविधान में नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बने हैं, ना तो संविधान के द्वारा बने हैं, ना ही कोई अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं। ओके, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर वैसे पढ़ेंगे तो हम सारे निकाय, एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया गया है, जैसे कि नीति आयोग क्या है? एक प्रकार का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया हुआ ये जो है निकाय है नीति आयोग, जो कि कब बना था? 2015 में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसका मेंबर सारा कुछ। ठीक। और इससे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके 2014 में, 2015 में नीति आयोग बना दिया गया था। और जो प्लानिंग कमीशन था, इसकी जो एडवाइस है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान बनाना, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका था? एनडीसी, यानी कि डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। ओके, तो ये दोनों चीजें हट गई हैं। फिर उसके बाद जोनल काउंसिल भी किसके? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, सीबीआई है। अब इसके बारे में अभी देखेंगे पूरी लिस्ट इसकी। और फिर एक होते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो होते हैं, एक होते हैं गैर संवैधानिक, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी आते हैं गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर ही आते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये संविधान के बाहर बनाए गए, एक्स्ट्रा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एक्स्ट्रा है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो है, ये हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि हम लोगों ने संवैधानिक निकाय पढ़ लिए, जो कि संविधान से रिलेटेड है, संविधान द्वारा बनाए गए सारे आर्टिकल उनके संविधान में दिए होंगे। ठीक, जैसे कि कल हमने पढ़े थे, तो सारे आर्टिकल थे, कल जितनी बॉडी पढ़े उनके सारे आर्टिकल थे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें कि कोई भी आर्टिकल नहीं होगा संविधान में, क्योंकि ये संविधान के तहत नहीं बने। अब कुछ निकाय होते हैं स्टैच्यूरी और कुछ होते हैं नॉन स्टैच्यूरी। जैसा कि कल मैंने बताया था, तो स्टैच्यूरी बॉडीज कौन सी होती हैं? ऐसे निकाय जो कि पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाए जाए, यानी कि संसद द्वारा, किसी अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टैच्यूरी। और जो नहीं बनाए जाते इनके द्वारा, अधिनियम द्वारा, उन्हें नॉन स्टैच्यूरी बॉडी। ओके। और एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन सी हैं? जिनका निर्माण केंद्र या राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा किया जाता है। ये भी क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है। एग्जाम्पल के ये दे दिए हैं। ठीक। और ये एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और लॉ एक्ट द्वारा बनाई गई स्टैच्यूरी, लॉ एक्ट से नहीं बनाई गई ये नॉन स्टैच्यूरी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख दिया है। अब ये आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग नीति आयोग, ये सारी क्या है? असंवैधानिक निकाय हैं, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। इनका जो है संविधान में कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। जैसे कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, और जोनल काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, ह्यूमन डेवलपमेंट काउंसिल,
एंड ह्यूमन राइट काउंसिल, फिर उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लोकपाल एंड लोकायुक्ता, लोकपाल सेंटर में, लोकायुक्ता स्टेट में। तो ये सारे आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक, प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान बनाना। प्लान बनाना मतलब कि जो देश है, देश का कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे डेवलप होगा, एग्रीकल्चर में क्या इन्वेस्टमेंट करना है, इंडस्ट्रीज में क्या इन्वेस्ट करना, तो ये सारा प्लान बनाना किसका काम था? ये था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में, जब देश आजाद हुआ। तो सबसे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन, जो कि 5 ईयर प्लान बनाता था। ओके, जो 5 ईयर प्लान है, जो 12 5 ईयर प्लान है 2017 तक, उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद 2014 में इसको खत्म कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को। फिर वहां से नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। फिर क्या करने लगा? नीति आयोग ये सारा काम करने लगा। ठीक, तो प्लानिंग कमीशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले 5 ईयर प्लान बनाता था, मतलब कि 5 साल की प्री योजना की हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में। और ये कैसे बनाया गया था? अब देखो, ये सारे हम लोग आज तो पढ़ रहे हैं क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडीज पढ़ेंगे। तो इसमें कोई भी आर्टिकल का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें ये किसके द्वारा बनाया गया? जैसे कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया था कैसे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, यानी कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था। और ये ना तो क्या है, संवैधानिक है यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ना ही विधिक निकाय है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। जो प्लानिंग कमीशन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था। ओके, अब योजना आयोग की जो सिफारिश सबसे पहले कब की गई थी? प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड 1946 ने की थी। एक एडवाइजरी बोर्ड था, यानी कि योजना आयोग की सिफारिश की थी प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड ने 1946 में। और इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ठीक, केसी नियोगी क्या थे? ये अध्यक्ष थे इसके एडवाइजरी बोर्ड के। अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि मतलब ये प्लानिंग कमीशन है, इसमें कौन कौन था। तो सबसे पहले एक्स ऑफिसो चेयरमैन, जो चेयरमैन था किसका? प्लानिंग कमीशन का, वो कौन होता था? वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो जो है प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। जैसे कि हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था, ऐसी कई सारी चीजें देखी थी। जैसे कि राज्यसभा का चेयरमैन है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उन्हें एक्स्ट्रा ऑफिस दे दिया, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट तो है, उन्हें एक्स्ट्रा ऑफिस दे दिया किसका? चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा का। ऐसे ही नीति आयोग जो है इसका चेयरमैन कौन होगा? वो ऑटोमेटिकली कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक्स्ट्रा ऑफिस है ये हमारा ये योजना आयोग। ठीक, यानी कि प्लानिंग कमीशन। अब इसमें एक तो ये हो गया अध्यक्ष, एक हो गया डिप्टी चेयरमैन। और डिप्टी चेयरमैन जो है वो वास्तविक प्रमुख था, मतलब डिफैक्टो एक्ट। तो जो भी डिप्टी चेयरमैन होता था वही क्या है? रियल हेड होता था। ठीक है, और ये कैबिनेट द्वारा नियुक्त किया जाता था। फिर उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर और योजना मंत्री, ये कौन थे? ये पदेन सदस्य थे। ठीक है, फिर 4 से 7 पूर्णकालिक विशेष सदस्य भी थे, मतलब कि इतने लोग अब ये हम लोगों ने देख लिया, और एक सेक्रेटरी। तो ये संरचना है किसकी? प्लानिंग कमीशन की। मतलब कि एक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और वित्त मंत्री, जो योजना मंत्री है वो उसके पदेन सदस्य हैं। फिर 4 से 7 जो है फुल टाइम मेंबर है, यानी कि पूर्णकालिक सदस्य हैं, और एक सेक्रेटरी है जो कि आईएएस अधिकारी होता था। ओके, तो इतना ये याद रखना है, कंपोजिशन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इसका काम क्या था? एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब कि प्लानिंग कमीशन क्या थी? इंप्लीमेंट नहीं करता था, केवल प्लानिंग करता था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन एडवाइजरी बॉडी थी, केवल एडवाइस देने का इसका काम था। और जो कि 5 ईयर जो प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनका निर्माण करता था, और केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को लागू करती थी। इन जो एडवाइस ये बना के 5 ईयर प्लान बनाता था, फिर इसे लागू करती थी केंद्र और राज्य की सरकारें, और देश के संसाधनों में सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाई जाती थी। और ये विकास की क्या क्या मतलब प्राथमिकताएं हैं और रणनीति है, ये इसका ही काम था। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है प्लानिंग कमीशन। फिर इसके बाद
इसका ये संविधान में उल्लिखित नहीं है, हम लोग जानते हैं, किसी भी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया, तभी इसे क्या कहा जाता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, और इसका अस्तित्व कैबिनेट निर्णय पर आधारित था। अब इसका विकास 2014 में क्या हुआ था, इसे एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह पे क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। ओके, अब ये आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं, ये तो एबॉलिश हो गया कब, 2014 में। ओके, फिर इसके बाद नीति आयोग आया, नीति आयोग को बनाया गया, इसको हटा के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। ठीक, नीति आयोग की स्थापना की गई और यह प्लानिंग कमीशन का उत्तराधिकारी है, मतलब कि प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर यही है, क्योंकि वो से खत्म करके इसको बना दिया गया और इसको भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित किया गया, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। फिर अब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है, मतलब कि ये संविधान में नहीं है, मतलब कि गैर संवैधानिक निकाय है और नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि ना तो ये पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाया गया और ना इसका जिक्र संविधान के अंतर्गत कोई भी आर्टिकल के अंदर है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति आयोग है, अब नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी, एक नॉन स्टैच्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या स्टैच्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या स्टैच्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस तरीके से देगा, तो आप ये जरूर याद रखें, ये ना तो ये एक तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, और ना ही किसी पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों चीजें हैं इसके अंतर्गत, और ये बनाया कैसे गया है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा। ओके, तो ये चीजें याद रखना। अब इसकी विशेषताएं क्या है, वही नीति का निर्माण करना, क्योंकि जैसे कि प्लानिंग कमीशन करता था वैसे ही अब कौन करेगा, वैसा ही काम एज इट इज कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। नीति आयोग का काम क्या है, नीतियों का निर्माण करना, और ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच पर आधारित है, यानी कि इसका जो मेन एम है कि जो विकास है वो भारत के बिल्कुल एंड, जो अंत्योदय तक विकास हो, मतलब कि बॉटम अप का मतलब कि गरीब से लेके अमीर तक, या छोटे रिमोट एरिया से लेकर डेवलप्ड एरिया तक, इस तरीके से इसकी अप्रोच रहती है। इसका मेन एम यही रहता है, इसकी बॉटम्स अप अप्रोच है, मतलब कि इसके विकास करने का तरीका है कि छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का उल्टा विकास क्रम सोचने का है। ठीक है, और जो कि टॉप डाउन मॉडल से अलग है। टॉप डाउन में क्या है, सबसे पहले सिटीज को डेवलप करेंगे, फिर बाद में जाके गांव में। इसका क्या है, पहले बिल्कुल जो है रिमोट एरिया वाले एरिया को डेवलप करेंगे, फिर बड़े एरिया के पास आएंगे। तो इनका जो अप्रोच है ये बॉटम अप है, और इसका उद्देश्य क्या है, राज्यों की जो भागीदारी को बढ़ाना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना, ठीक, सहकारी संघवाद को। अब इसके बाद देखते हैं इसकी संरचना, कंपोजिशन देखते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन ने देखी थी। अब इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा वो भी हम लोग देख लेंगे। जैसे कि प्लानिंग कमीशन में क्या था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन था कौन, प्रधानमंत्री। ऐसे इसमें भी कौन है, प्रधानमंत्री ही इसका चेयरपर्सन होगा, नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। फिर इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होगी, गवर्निंग काउंसिल, जिसमें कि क्या है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये प्लानिंग कमीशन में नहीं था, गवर्निंग काउंसिल थी नहीं थी। तो वहां पे इसमें क्या होगा, गवर्निंग काउंसिल होगी, जिसमें क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जैसे कि दिल्ली पाउंडचेरी में क्या है, मुख्यमंत्री होते हैं, और बाकी क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, उपराज्यपाल, डिप्टी गवर्नर। तो ये सारे किसमें, गवर्निंग काउंसिल इसकी होगी, उसके अंतर्गत ये सारे सदस्य होंगे नीति आयोग के। ओके, फिर रीजनल काउंसिल में क्या होगा, एक रीजनल काउंसिल, एक गवर्निंग काउंसिल, एक रीजनल काउंसिल। उसमें क्या है, एक क्षेत्र से जुड़े सभी विशेष मुद्दों को सुलझाने के लिए ये गठित की जाती है, और ये प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती है, और इसका अध्यक्ष नीति आयोग के चेयरपर्सन और उनका नामित व्यक्ति होता है। ठीक है, ये रीजनल काउंसिल है, जिस भी एरिया को डेवलप कराने के लिए इसमें बात करी जाए, और ये प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है रीजनल काउंसिल, ये पॉइंट याद रखना है। अब स्पेशल इनवाइटीज उसमें होते हैं, जो स्पेशल मेंबर भी इसके कंपोजिशन में आते हैं। उनमें क्या होते हैं, जैसे कि विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, अनुभवी व्यक्ति, ये विशेष आमंत्रण पर इसको बुलाया जा सकता है, मतलब कि इसमें स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या है, ये तो हो गया डी। फिर इसके बाद इसमें होता है वाइस चेयरमैन, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो वाइस चेयरमैन होता है, मतलब नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन होगा, चेयरमैन तो प्रधानमंत्री हो गए, और जो वाइस चेयरमैन होगा वो क्या होगा, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष उसे दर्जा दिया जाता है। यानी कि जो भी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है वो क्या होगा, वो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं,
उसके बराबर उसको दर्जा प्राप्त होगा, उसके बराबर उसकी इक्वल पावर होगी। फिर उसके बाद इसके फुल टाइम मेंबर कौन है? राजमंत्री स्तर पर दर्जा दिया जाता है। जो इसके फुल टाइम मेंबर होते हैं उनको जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनके बराबर उन्हें दर्जा दिया जाता है। यानी कि वाइस चेयरमैन को कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर, और फिर हम लोगों ने 3 प्रकार के मिनिस्टर पढ़े थे ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ये कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर उसके बाद कैबिनेट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में भी 2 प्रकार पढ़े थे, एक तो स्वतंत्र प्रभार, और एक अंडर काम करने वाले किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के। ओके, तो इसमें क्या है, जो फुल टाइम मेंबर होते हैं उनका रैंकिंग कितने बराबर होती है, कितने के बराबर होती है? तो राज्य मंत्री के बराबर होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होती है। और जो वाइस चेयरमैन है वो केंद्रीय जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके बराबर होती है। और पार्ट टाइम जो मेंबर है वो अधिकतम 2 हो सकते हैं, जो विश्वविद्यालय या संस्थान पे रोटेशन बेसिस पर होंगे। ओके, फिर उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से होते हैं? 4। केंद्रीय मंत्रीगण प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित होते हैं वो होते हैं क्या? एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि पदेन सदस्य। फिर उसके बाद एक होता है सीईओ। सीईओ कौन है? प्रधानमंत्री द्वारा इसको भी नियुक्त किया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको भी किसके द्वारा जो है चुना जाता है? इसको भी प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है। यानी कि सारा जो अपॉइंटमेंट है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है इसमें, नीति आयोग में। और सचिव स्तर पर निश्चित इसका कार्यकाल होता है। और सेक्रेटरी आवश्यकता के अनुसार ये होता है सेक्रेटरी में। तो ये सारी क्या है, कंपोजिशन है किसकी? नीति आयोग की। ओके, तो कहाँ डिफरेंस है? तो उसमें ये मेंबर होते थे और ये विशेष स्पेशल वाले भी नहीं थे ना, ये थी गवर्निंग काउंसिल। ओके, फिर उसके बाद नीति आयोग कोई योजना निर्माण या आवंटन संस्था नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन थी योजना निर्माण की संस्था, लेकिन नीति आयोग कोई भी योजना आयोग की तरह योजना निर्माण की आवंटन संस्था नहीं है। ये बल्कि यह नीतिगत सलाहकार निकाय है, यानी कि ये नीतियों का एडवाइज करने वाला निकाय है। और यह विकास के लिए संयोगात्मक संघवाद व प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देता है। इसका नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंस्टीट्यूशन है ये। अब इसके बाद एनडीसी, जो प्लानिंग कमीशन की एडवाइस थी उसको लागू करने वाला कौन था? एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नीति आयोग की जगह नीति आयोग तो बन गया, अब इन दोनों को हटा के क्या बन गया? डायरेक्टली नीति आयोग। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जो एडवाइस है उसको लागू करने का काम किसका था? एनडीसी का था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली पंचवर्षीय के मसौदे पर यह सिफारिश बनी थी, और इसको भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया। ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टेचुरी बॉडी है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को देख के आई है। अब इसकी भूमिका क्या है? यह जो प्लानिंग कमीशन है उसका एक एडवाइजरी बॉडी थी। जो प्लानिंग कमीशन है यह योजना आयोग की एक एडवाइजरी बॉडी थी, और इसका कार्यक्षेत्र नीति आयोग की स्थापना के बाद अप्रासंगिक हो गया। यानी कि ये भी खत्म हो गई किसके बाद? ये जब नीति आयोग का निर्माण हो गया तब। और इसमें सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, मतलब कि इसकी जो भी एडवाइस हैं, जो भी ये एनडीसी एडवाइस देगा, प्लानिंग कमीशन को भी एडवाइस ये दे सकता है, तो वो बाध्यकारी नहीं होंगी। ठीक है, हालांकि मूल स्रोत में बाइंडिंग कहा गया था, लेकिन एक्चुअल में ये बाइंडिंग नहीं है। अब इसके मेंबर, इसका कंपोजिशन क्या है कि इसका जो भी एनडीसी है, एनडीसी का भी अध्यक्ष कौन था? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन था? प्रधानमंत्री। जैसे कि अब तीनों में हम लोगों ने देख लिया क्या है कि जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री ही हैं। ओके, सदस्य क्या है? सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य। तो इसके और सदस्य कौन कौन से थे? जैसे कि प्लानिंग कमीशन में नहीं था कौन? ना मंत्रिमंडल वाले और ये ना राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, लेकिन एनडीसी के अंतर्गत ये शामिल थे। तभी इन दोनों का कंबाइन करके किसको बना दिया गया? नीति आयोग का, जिसमें कि सीएम भी है एक गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत, और मंत्री भी हैं। ओके, और सचिव भी है। तो इसकी अभी कंपोजिशन देख लें हम लोग एनडीसी की, जिसमें कि एक चेयरमैन है जो कि प्रधानमंत्री है, और उसके बाद सारे मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, राज्यों के मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और योजना आयोग का सदस्य। और सेक्रेटरी योजना आयोग का जो सचिव है वो परिषद का भी सचिव होता है।
अब इसके फंक्शन क्या है, वही 5 ईयर प्लान की जो रूपरेखा है उसे दिशा निर्देश प्रदान करना, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार करना और राष्ट्रीय विकास से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों पर चर्चा करना और समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं की जो है समीक्षा भी करना इसका उद्देश्य था। और इसकी जो मीटिंग है वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और नीति आयोग आने के बाद एनडीसी को बंद कर दिया गया, अब ये सक्रिय नहीं है। ठीक, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब ये है कि 5 ईयर प्लान है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है, मतलब किस तरीके से 5 ईयर प्लान जो है इम्प्लीमेंट होते थे। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन क्या बनाएगी, ड्राफ्ट बनाएगी 5 ईयर प्लान का बेस्ड ऑन द डाटा गोल्स एंड नेशनल प्रायोरिटीज के बेसिस पर ये प्लानिंग कमीशन अपना प्लान बनाती थी। फिर उसके बाद यूनियन कैबिनेट एग्जामिन एंड अप्रूव ड्राफ्ट प्लान सबमिटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन जो ड्राफ्ट बनाता था अपने सारे चीजें देख के, गोल्स देख के, डेटा देख के, प्रायोरिटीज देख के, क्या डेवलपमेंट में ज्यादा नीड है क्या नहीं है, फिर वो ड्राफ्ट यूनियन कैबिनेट के पास आके उससे क्या होता था, उसको एग्जामिन किया जाता था। फिर उसके बाद जाता था ये कहाँ पे, एनडीसी के पास में, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास में गया। इसका काम क्या था, एनडीसी का डिस्कस एंड अप्रूव द कैबिनेट अप्रूव ड्राफ्ट, मतलब जो ये यहाँ से ड्राफ्ट अप्रूव होके आया है उसके बारे में डिस्कस करके उसे फिर से अप्रूव करना। और मेंबर इंक्लूडिंग, क्योंकि एनडीसी के मेंबर कौन थे, एनडीसी में मेंबर हम लोग अभी देख के आए कौन, प्राइम मिनिस्टर भी थे और सीएम ऑफ द स्टेट भी थे, मतलब जितने भी मुख्यमंत्री थे स्टेट के वो भी, और यूनियन टेरिटरी के भी, और यूनियन मिनिस्टर भी थे। तो ये सारा ये काम करते थे। फिर इसके बाद एनडीसी पार्लियामेंट में आगे दे देगी और पार्लियामेंट उस प्लान को पास कर देगी। ठीक, द फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सामने ये रखा गया और विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल द प्लान बिकम्स द 5 ईयर प्लान। तो इसी तरीके से प्लान आ जाता था, फिर इंप्लीमेंट हो जाता था। तो ये प्रोसीजर है, प्लानिंग कमीशन, देन यूनियन कैबिनेट, देन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आफ्टर दैट पार्लियामेंट। ओके, आफ्टर दैट ये आ गया 5 ईयर प्लान लागू हो। ये पूरी प्रोसेस है, प्लानिंग कमीशन, यूनियन कैबिनेट, एनडीसी, पार्लियामेंट और ऑफिशियल 5 ईयर प्लान आ जाता है। अब देखते हैं जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल क्या है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 4 या 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। अब इसका मतलब क्या, जोनल काउंसिल है क्या, सबसे पहले तो जो पूरा कंट्री है, हम लोगों का पूरा देश है, भारत जो टेरिटरी है, उसको जोन्स में बांट के उसमें गवर्नेंस करने में आसानी होगी जोन्स के अकॉर्डिंग, तभी ये जोनल काउंसिल की स्थापना का विचार आया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने 5 परिषदीय काउंसिल, मतलब कि जोनल काउंसिल की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। ओके, और ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था जब हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उसी के तहत इसको जो है जोनल काउंसिल की स्थापना उसी टाइम पे हुई। यानी कि जोनल काउंसिल की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुई, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 के द्वारा जोनल काउंसिल की स्थापना हुई। ठीक, 5 जो है जोनल काउंसिल की स्थापना हुई। ओके, और इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव दिया और इसे लागू कर दिया गया 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ओके, और ये क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये संसदीय कानून द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि पार्लियामेंट्री बॉडी है। ठीक, तो डिफरेंस हमने आपको समझा दिया है। स्टैच्यूटरी क्या होती है, नॉन स्टैच्यूटरी, और कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये वाली कौन सी है, ये सारी ये बॉडी है जो वो स्टैच्यूटरी है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जोनल काउंसिल क्या है, एक प्रकार के पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाकर ये बनाई गई थी जोनल काउंसिल, और 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। और इनका उद्देश्य क्या होगा, इनका उद्देश्य होगा इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड राज्यों का जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसमें उससे उत्पन्न जो भी विषय हैं वो। अब क्या मतलब है, जोनल काउंसिल का मतलब एक जोन के अंदर कई सारी स्टेट्स आएंगी, तो उनके बीच में क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करना है, सोशल प्लानिंग कैसे करना है, आर्थिक योजनाएं, सामाजिक योजना, उनके आपस में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको सुलझाना। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट या इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट में कोई वो आ रही है प्रॉब्लम, तो ये सारे उद्देश्य थे किसके, जोनल काउंसिल के।
उनको निपटाना। तो ये हो गए उद्देश्य और ये हो गया उनका गठन किससे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। और ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा बनाई गई है। अब इसका जो संगठन है, मतलब कि इसका कंपोजिशन में क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है जोनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, मतलब कि जोनल काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो करता है होम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कैबिनेट में होम मिनिस्टर होता है वो होता है जोनल काउंसिल का चेयरमैन। ओके, ऑलवेज ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद और जो डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब हर जोनल काउंसिल में जैसे कि 5 हमने बताया, ठीक, जैसे कि नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गई, सेंटर हो गई, साउथ हो गई, तो ये जोनल काउंसिल हैं जैसे कि, ठीक। अब प्रेजेंट टाइम में तो 6 हैं, वैसे पहले स्टार्टिंग में 5 थी, नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड था अलग तरीके से, तो वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, कई राज्य आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें आ गया, ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, वैसे भी है ही इसमें। तो इसमें क्या है, अगर मान लो ये जो नॉर्थ जोनल काउंसिल है उसकी मीटिंग होगा, तो इसमें हेड कौन होगा, हेड होगा कौन, होम मिनिस्टर, ठीक, क्योंकि ये संरचना, ये इसका जोनल काउंसिल का चेयरमैन है। अब यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा इन्हीं स्टेट में से रोटेशन बेसिस पर कोई जो मुख्यमंत्री, जैसे कि मान लो हिमाचल प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा इसका डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का सीएम। ओके, ऐसे ही अगली बार मीटिंग हुई तो जम्मू कश्मीर का कोई सीएम, फिर अगर इसकी फिर आगे मीटिंग हुई तो यहाँ पर उत्तराखंड का सीएम। तो इस तरीके से रोटेशन में से ऐसे ही हर जगह चलता है, ठीक है, हर हर जो रीजन में, हर जोनल काउंसिल वाले एरिया में चलेगा। तो उपाध्यक्ष क्या है, मुख्यमंत्री होगा रोटेशन बेसिस के आधार पर, और जो सचिव होगा, सचिव भी रोटेशन बेसिस पे होगा, मतलब कि जोन सी स्टेट में, मान लो नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग एक बार हुई जम्मू कश्मीर में, दूसरी बार हुई हिमाचल प्रदेश में, तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हुआ तो उसका जो मुख्यमंत्री है वो उसका उपाध्यक्ष बन गया, और जो सेक्रेटरी है स्टेट का वो उसका सचिव बन गया उस जोनल काउंसिल का, और हेड तो होम मिनिस्टर रहेगा। ऐसे ही अगर सेंट्रल की काउंसिल की हो रही तो मान लो मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश का जो सीएम है वो हेड बन जाएगा, और जगह एमपी में मान लो हो रही है मीटिंग, तो एमपी में ही जगह हो जाएगी मीटिंग होने की, जोनल काउंसिल की मीटिंग की, हेड तो होम मिनिस्ट्री होगा, और एमपी का जो सेक्रेटरी है वो भी उसका सेक्रेटरी हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी राज्य जोन में आते हैं उस तरीके से ये मेंबर, उपाध्यक्ष और सचिव बदलते रहते हैं रोटेशन बेसिस पर। और हर राज्य में मुख्यमंत्री प्लस 2 मंत्री इसमें मेंबर होंगे। फिर जो केंद्र शासित प्रदेश के मामले में जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी होती है उनमें क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो सदस्य होंगे। और परिषदों की बैठक में, परिषदों की जो बैठक है वो भी रोटेशन के आधार पर होती है। जो काउंसिल है उसकी बैठक भी क्या है, रोटेशन, एक ही राज्य में नहीं बार बार होगी। जैसे कि मान लो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, उसकी मीटिंग अलग अलग राज्यों में, जो भी सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंतर्गत आते हैं राज्य, उनमें अलग अलग करके रोटेशन बेसिस पर होगी। और दो या दो से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक भी हो सकती है, यानी कि दो या दो जो काउंसिल हैं उनकी बैठक भी साथ साथ हो सकती है, ये भी है। अब कौन कौन से 5 थे और छठवां कौन सा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने बने थे, 5, जो कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। अब इसमें नॉर्थ जोनल काउंसिल है, जिसमें क्या है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। तो ये सारे राज्य जो हैं किसके अंतर्गत आएंगे, नॉर्थ जोनल काउंसिल। अगर हम लोग मैप बना लें भारत का तो क्या है, रफली बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये हमने बना लिया एक रफ मैप, ठीक, भारत। तो इसमें हमने बताया ये है नॉर्थ जोनल काउंसिल। तो इसके अंतर्गत अब कौन कौन से जिले आएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जम्मू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लद्दाख है, ठीक। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जम्मू और लद्दाख। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश। फिर इस साइड क्या है, इस साइड है पंजाब। फिर यहाँ पे क्या है, हरियाणा। यहाँ पे क्या है, ये जो चौकोर है ये है उत्तराखंड। फिर इधर क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे, यहाँ से यूपी लगा है, ठीक। फिर उसके बाद इधर क्या है, इधर क्या है, राजस्थान, क्योंकि ये गुजरात हो गया और ये हो गया राजस्थान, तो ये यहाँ पे आ गया राजस्थान, और यहीं पे चंडीगढ़ है।
तो ये सारे राज्य किस में आ गए, ये जो नॉर्थ पोर्शन में आ गए, तो इन्हें क्या बना दिए, एक जोनल काउंसिल, एक जोन बना दिया, नॉर्थ जोन, उसमें इतने राज्य आएंगे। और मीटिंग के लिए हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे मेंबर बदलते हैं रोटेशन बेसिस पर। ऐसी फिर सेंट्रल काउंसिल है, तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो इसमें राज्य याद रखना है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कौन सी जोनल काउंसिल के अंतर्गत आता है, तो वो सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंतर्गत आता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद ईस्टर्न जोनल काउंसिल, जो मतलब ईस्ट में होगी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 2002 से पहले इसके अंतर्गत था, लेकिन अब चला गया पूर्वोत्तर की जोनल काउंसिल के अंतर्गत, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे, चलो ठीक है। फिर उसके बाद पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमनदीप। और दादरा नगर हवेली और दमनदीप कहाँ है, इस जगह पर ये है, गुजरात के बिल्कुल कोने के पास में, जहां पर गल्फ ऑफ खंबात है। फिर उसके बाद जो साउथर्न जोनल काउंसिल है उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पौंडचेरी। और पौंडचेरी हम लोग जानते हैं कितने जिले में, 3 जिले में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अंतर्गत 4 जिले हैं जो है पौंडचेरी के, यनम, माहे, कराईकल और पौंडचेरी। तो वो 4 तरीके से फैला हुआ है यूनियन टेरिटरी 3 स्टेट में। ये जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्टर्न की जोनल काउंसिल अलग बनाएगी, 5 तो ये स्टार्टिंग में बनाएगी। फिर पूर्वी राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जोनल काउंसिल हिस्सा नहीं थी। फिर क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई 1972 में, और सिक्किम को 2002 में पूर्वोत्तर काउंसिल में जोड़ा गया। यानी कि जो जोनल काउंसिल वो 1972 में बनाई गई। तब क्या था, तब तक क्या 1972 में ईस्टर्न जोनल काउंसिल बन गई थी। इसमें कि सारे राज्य आ रहे थे, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और हमारा मेघालय। लेकिन सिक्किम तब क्या इंडिया का पार्ट नहीं था, क्योंकि सिक्किम कब बना है, अगर सिक्किम की बात करें तो वो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के ये अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था सिक्किम को। लेकिन क्या है, ये 1972 में ये बन गई थी, तब तो इसमें सिक्किम पार्ट नहीं था, तब सिक्किम पार्ट था इधर। फिर 2002 के बाद क्या हुआ, 2002 में इसमें ही शामिल कर दिया गया, किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत उसको भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि 1972 में जब ये बनी थी तब तो सिक्किम पार्ट ही नहीं था इंडिया का। तो उस तरीके से ये देख लेना। अब देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। नेक्स्ट निकाय कौन है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, 1993 में, जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की, उसमें ये ह्यूमन राइट काउंसिल जो है बनाई गई थी। तो 1993 में इसकी स्थापना हुई, और इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन 2006 में इसको संशोधित किया गया। और ये क्या है, एक प्रकार की ये भी क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा बनाया गया है। अब संविधान द्वारा ये स्थापित नहीं है, यानी कि इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट ये स्टैच्यूटरी है, स्टैच्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के द्वारा स्थापित किया नहीं गया। और मानव अधिकार की निगरानी, अब इसका काम क्या होगा, मानव अधिकार आयोग का मतलब क्या है, मानवों के अधिकार का संरक्षण करना। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव के जो अधिकार हैं उनकी निगरानी करना और उनका संरक्षित करना, उनको बचाना। अगर कहीं किसी ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है तो जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो एक्शन लेगी। आगे देखते हैं क्या डिटेल है। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वही ऑब्जेक्टिव की मानव अधिकारों की रक्षा करना, और उनको जैसे कि उनका जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, अगर कोई किसी व्यक्ति को कैद कर लेता है तो क्या वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है ना, किसी व्यक्ति को कैद करना, किसी को जीवन जीने का अधिकार किसी से छीनना, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में भी ये क्या है, जो फंडामेंटल, जो मौलिक अधिकार हैं, वही छीनना भी क्या है, एक तरीके से ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार ये जो भी एसेंशियल ह्यूमन राइट है उनको छीनना, अगर कोई छीनता है तो वो क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। जैसे कि जीवन का अधिकार, किसी का अगर आप किसी को हानि पहुंचाएंगे तो क्या है, वो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है। यही इसके ऑब्जेक्टिव है, किसी की स्वतंत्रता को बचाना, समानता, व्यक्ति की गरिमा को ख्याल रखना, और संविधान व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो संधियां हैं उनमें निहित अधिकारों को सुनिश्चित करना। यानी कि इसका कार्य ये भी है ह्यूमन राइट काउंसिल का कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका काम ये भी है, जो भी इंटरनेशनली जो मीजर लिए जा रहे हैं मानवाधिकार को लेकर उनको भी इम्प्लीमेंट करना इंडिया में भी।
यानी कि हर कंट्री ऐसा करती है कि ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए ये संस्थाएं काम करती हैं, और जो भी इंटरनेशनल लॉ बनाए जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए उनको अडॉप्ट करना। ओके, अब इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, और जनरली क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जनरली नहीं, भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं। और 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 4 सदस्य हैं उनमें से कौन कौन होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त कार्यरत न्यायाधीश, यानी कि 4 सदस्य हैं जो, उनमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, वो चाहे रिटायर्ड हो चाहे वर्किंग हो। उसके बाद एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग मुख्य न्यायाधीश, ठीक। अब उसके बाद 2 सदस्य जिनके पास मानवाधिकार को लेकर अनुभव हो। तो 4 सदस्य में से 2 तो हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, और चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो तो अध्यक्ष हैं ही। तो एक 4 + 1 5 टोटल मेंबर है, जिसमें कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अध्यक्ष हैं, उसके बाद जो 4 हैं उनमें से 2 तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हैं, और 2 ऐसे लोग जिनको मानवाधिकार के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव रखते हो वो व्यक्ति। और 4 जो मेंबर हैं वो क्या है, एक्स ऑफिसियो, मतलब कि 4 जो मेंबर है वो ऑलरेडी हो जाएंगे इसके मेंबर, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा ऑफिस दिया हुआ है अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे के मेंबर, मतलब दूसरे संस्था के मेंबर बनने का। जैसे कि पदेन का मतलब ये तो हम लोग समझ चुके हैं, अभी समझाया था। तो जैसे कि जो कमीशन थे जो हम लोगों ने कल देखे थे, जो हम लोगों ने नेशनल कमीशन कल देखे थे SC ST के लिए और BC के लिए और महिला के लिए, वही उनके जो अध्यक्ष हैं वो सारे इसके भी मेंबर होते हैं, ह्यूमन राइट्स के भी मेंबर होते हैं। अगर हम लोग देखें जनरली क्या होता है, ह्यूमन राइट्स यानी कि किसी का शोषण किया जाता है तो जनरली क्या होता है, हो तो कोई सकता है, लेकिन जनरली होते हैं ऐसे लोग जैसे कि महिलाएं हैं, जैसे कि ट्राइबल लोग हैं, जैसे कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, कोई शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति है। तो जनरली इनका इनका जो शोषण ज्यादातर होता है, तभी इनके जो भी ये कमीशन है, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, सॉरी इसमें है, सॉरी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास नहीं है इसमें, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष और महिला आयोग का अध्यक्ष। तो ये चारों मेंबर इसके मेंबर होते हैं, मतलब कि जनरली इन्हीं लोगों के ऊपर शोषण होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से ये भी क्या है इसमें इंक्लूड होते हैं मेंबर। ये एक तरीके से समझ के बेसिस पर ये चीज बताई गई है। ओके, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन। अब देखते हैं आगे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जो इनकी सदस्य हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, उनकी अपॉइंटमेंट कर रहा है राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा। और नियुक्ति जब की जाएगी ह्यूमन राइट्स कमीशन के, जैसे मैं कोई अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसकी नियुक्ति तो मान लो कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन उसके लिए नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाएगी पहले। तो समिति में कौन कौन मेंबर होगा, ये क्या करेंगे, ये एडवाइस देंगे किसको, राष्ट्रपति को। जैसे कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और संसद में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। तो ये पूरी कमेटी के क्या अध्यक्ष होते हैं। एक कमेटी बनाई जाती है, फिर ये कमेटी राष्ट्रपति से बात करेगी, और फिर राष्ट्रपति जो है अपॉइंट तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसके लिए एक कमेटी पहले बनाई जाती है, जिसमें कि जो है लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, और विपक्ष का नेता भी होता है, संसद में जो विपक्ष का नेता यानी कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो भी, और राज्यसभा का उपसभापति भी और गृह मंत्री। इतने लोग क्या होते हैं, टोटल मेंबर होते हैं इस समिति के, जो कि राय देते हैं उसके लिए। अब इसका जो टर्म है, टर्म याद करने वाला है, क्योंकि यही एक टर्म है जिसमें कि मैक्सिमम रिटायरमेंट एज कितनी है, 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो, मतलब कि मैक्सिमम एज 70 है। हम लोगों ने अभी तक कितनी पढ़ी है, 5 65 5 62 5 62 5 60, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, और फिर जो हम लोगों ने कल बॉडी पढ़ी थी जिसमें कि 6 और 65 थी, 6 65 थी, लेकिन किसी में 70 नहीं था। तो केवल मानवाधिकार आयोग है यहाँ पे क्या है, जो एज मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया कितना है, 70 ईयर है, और कार्यकाल पूरा होने के बाद ये केंद्र राज्य में पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं है। तो ये भी पॉइंट कल भी हम लोगों ने काफी बॉडीज में देखा था कि ये आगे काम करने के योग्य नहीं रहते किसी भी गवर्नमेंट में।
अब अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना, अब इसका रिमूवल कैसे होगा? जस्ट लाइक हम लोग कई दिन से देख रहे हैं, सेम रिमूवल की जो क्या है, मैक्सिमम 80% सेम ही होती हैं ग्राउंड रिमूवल के। जैसे कि इंसॉल्वेंट हो, फिर किसी भी बाहर से कहीं से और एक्स्ट्रा ऑफिस हो उसके पास, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हो, फिर अनसाउंड माइंड हो जाए, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, या किसी अपराध के तहत दोषी करार दे दिया जाए, तो ये सारे ग्राउंड हैं इसको हटाने के लिए। और फिर क्या है, इसे हटाएगा कौन? इसे हटाएगा राष्ट्रपति, और रिकमेंडेशन किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट एक जांच समिति गठित करेगी और फिर वो जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर राष्ट्रपति इसको हटा देगा। फिर उसके बाद ये क्या है, फंक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि जो एनएचआरसी है इसके क्या क्या फंक्शन है। तो वही फंक्शन है, टोटल मानव अधिकार का उल्लंघन या सार्वजनिक सेवकों द्वारा रोकथाम व लापरवाही की जांच करना, और 100 मोटो मतलब कि अपने आप खुद संज्ञान लेके याचिका या न्यायालय के आदेश पर, या अपने आप भी कर सकता है, या कोई याचिका या किसी ने न्यायालय ने आदेश दिया उसके बेसिस पर यह संज्ञान ले सकता है किसी मानव अधिकारों के उल्लंघन का, सार्वजनिक मतलब कोई भी उल्लंघन हो रहा है उसके बेसिस पर। और फिर जो ह्यूमन राइट हैं उनके उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामलों को न्यायालय में हस्तक्षेप करना, मतलब कि जो एनएचआरसी है इसका इतना भी इसका ये भी कार्य है कि किसी भी कोर्ट में अगर मामले चल रहे हैं तो उसमें जो है ह्यूमन राइट काउंसिल अपना इंटरफियर कर सकता है अगर वहां पर कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो। ठीक। जेलों में निरोध स्थल में दौरा करना, कैदियों की स्थिति की समीक्षा करना, यानी कि अगर कोई कैदी अगर वहां पे है, जेल में भी है, और उसके साथ कोई उसका ह्यूमन राइट का अगर वायलेशन कर रहा है तो ये लोग वहां पे भी इंटरफेयर कर सकते हैं। जेलों में, कोई भी निषेध स्थलों में मानव अधिकार संरक्षण हेतु संवैधानिक एवं अन्य कानूनी उपाय की समीक्षा करना, प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना, ये सारे इसके काम है। आतंकवाद जैसे कारकों की समीक्षा करना, मानवाधिकारों के उपभोग में बाधा डालना और समाधान सुझाना। तो ये सारे कार्य आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे कार्य हैं। अब देखते हैं नेशनल क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो उनकी कार्य प्रणाली क्या है, यानी कि वर्किंग प्रोसेस क्या है किसकी, एनएचआरसी की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसके प्रोसीजरल पावर क्या है? तो आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं तय करने का अधिकार है, यानी कि जो एनएचआरसी है उसको अपनी कार्रवाई करने का अधिकार स्वयं है। और यह कार्रवाई न्यायिक रूप, जुडिशली इनका जो कार्रवाई होती है वो क्या होती है? न्यायिक स्वरूप होता है इनकी कार्रवाई का। और इसे सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मांगना, शपथ बयान। तो मतलब कि जो भी सिविल कोर्ट की वो शक्तियां होती हैं वो सारी एनएचआरसी के पास में है। वो गवाहों को बुला सकती है, दस्तावेज मांग सकती है, सबूत मांग सकती है, और शपथ में बयान ले सकती है। तो ये इसकी वर्किंग प्रोसेस है। अब पावर ऑफ कॉल इंफॉर्मेशन, अब कोई इंफॉर्मेशन के लिए सूचना प्राप्त करने की शक्ति क्या है? तो आयोग केंद्र व राज्य या किसी भी अधीनस्थ प्राधिकरण या रिपोर्ट से सूचना मांग सकता है। एनएचआरसी जो है वो किसी भी आयोग, राज्य सरकार या किसी भी अधीनस्थ जो प्राधिकरण है उससे रिपोर्ट या सूचना मांग सकता है। इन्वेस्टिगेशन सर्विस में क्या है? आयोग केंद्र, राज्य सरकार या किसी भी अधिकारी की जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। मतलब कि कोई भी अगर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो जांच करने के लिए किसी एजेंसी को का उपयोग करना चाहे तो वो कर सकती है एनएचआरसी, उसके पास ये पावर है। फिर उसके बाद टाइम लिमिटेशन, आयोग किसी भी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में जांच नहीं कर सकती यदि उल्लंघन की घटना की सीमा 1 वर्ष से अधिक बीत गया हो। तो ये एक पॉइंट है ऐसा कि अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हुए हैं और उसको उसने रिपोर्ट नहीं किया 1 साल तक, तो क्या है, तो उसमें ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरफियर नहीं कर सकता। और आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो केवल 1 वर्ष के भीतर गठित हो। मतलब कि 1 वर्ष के भीतर अगर है रिपोर्टेड तो उसमें आयोग वहां पे सहायता कर सकता है। अब देखते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो सेम एज इट इज है, जैसे कि वहां पे राज्य में वहां पे ये सेंट्रल लेवल की हम लोग बात कर रहे थे। अब स्टेट में अब कहाँ पे चेंज है? यही है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग बना, और एनएचआरसी के साथ साथ राज्य मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन
कमीशन की स्थापना का प्रदान किया गया। काउंसिल शायद मैं भूल गया हूँ, मतलब कमीशन है इसका मतलब, ह्यूमन राइट कमीशन। और फिर उसके बाद कंपोजिशन में क्या है, एक अध्यक्ष या दो सदस्य हैं। अध्यक्ष जो है सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का, जैसे कि वहां पे क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसमें हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो भी रिटायर्ड। सदस्य में जो दो सदस्य हैं वहां पे चार थे, यहाँ पे दो हैं। इसमें क्या है, सेवारत या सेवानिवृत्त क्या है, जिलाधीश। और एक व्यक्ति जो मानवाधिकार के व्यवहारिक ज्ञान हो, जिसमें मतलब कि ह्यूमन राइट को लेकर जानकारी ज्यादा हो और एक्सपीरियंस हो उनको। और अपॉइंट किसके द्वारा, वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, यहाँ पे किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। टर्म सेम है, हटाना रिमूवल भी राज्यपाल द्वारा होगा, और ग्राउंड सेम होंगे, ठीक। दिवालिया, मानसिक दोषी से भ्रष्ट आचरण, अनुचित व्यवहार करना, ठीक। तो वहां पे क्या था, प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्योंकि ये स्टेट में स्टेट में है तो यहाँ पे राज्यपाल करेगा। और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से जांच करानी होती है, उसकी सिफारिश पर ही हटाना संभव, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जांच ये भी होगी, इसकी भी नहीं, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया कि इसकी जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल की है, अभी हम लोगों ने देख लिया। इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, लेकिन इसे हटाएगा, मतलब कि जो स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल का जो अध्यक्ष है या मेंबर है, इनको हटाएगा कौन, इसे हटाएगा राष्ट्रपति ही, ठीक। तो सेम प्रोसेस है दोनों में, ह्यूमन राइट काउंसिल चाहे ह्यूमन राइट कमीशन चाहे सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, दोनों में जो अध्यक्ष है उसको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति ही। और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के बाद, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाएगी उसकी रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन अपॉइंटमेंट में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसकी अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो राज्यपाल अपॉइंट करेगा। अब देखते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इसका मतलब क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग, मतलब कि अगर आपको सूचना चाहिए उसके लिए आयोग है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, कब स्थापना हुई, 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा हुई। और सूचना का अधिकार जो अधिनियम है 2005 उसके तहत की गई, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट बॉडी की, गवर्नमेंट जो निकाय है उससे किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए तो उसके लिए ये चीज होती है। हम लोगों ने देखा है जो आरटीआई फाइल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि हम लोगों के एग्जाम पर रिलेटेड भी क्या होता है कि हम लोगों को जैसे कि फॉर्म कितने भरे हैं लड़कों ने, उनका अगर डेटा चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम लोग आयोग, जो भी आयोग परीक्षा करा रहा है, तो उससे हम लोग क्या आरटीआई के थ्रू उसको पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आरटीआई इसी के लिए क्या होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये संवैधानिक निकाय तो नहीं होगा ये। और ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी कि ये भी एक पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाई गई है। अब इसमें एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ एक सेकेंड, तो इसमें एक है क्या, मुख्य सूचना आयुक्त, और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त, यानी कि मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं, और एक अध्यक्ष जो कि होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक। अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। और सिफारिश कौन करेगा इनको, मतलब अपॉइंटमेंट करने के लिए, एक जैसे कि अभी पीछे देखा, ऐसे ही इनको भी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसमें का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और लोकसभा का विपक्ष का नेता उसके अंदर होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री। यानी कि 2 मेंबर तो प्रधानमंत्री की मर्जी से है, और ये लोकसभा का जो अपोजिट मेंबर है, विपक्ष दल का जो नेता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, ओके। तो ये चीज याद रखना, कंपोजिशन जिसमें कि लोकसभा का विपक्ष का नेता है, और लोकसभा का सत्ता पक्ष का नेता तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगर वहां पे ये भी आ जाए कि लोकसभा का नेता मतलब कि प्रधानमंत्री, उसका मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री, ठीक। तो ये अगर ऑप्शंस में आ जाए तो ये भी तीनों सही है कि नहीं, तीनों सही। या ये आ जाए प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, और लोकसभा का विपक्ष का नेता, तो ये तीनों समिति के मेंबर होते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में
जो लोकसभा का जो नेता होता है, रिप्रेजेंटेटिव नेता है जो, वो प्रधानमंत्री ही होता है। ओके, तो ये चीज है। फिर ये याद रखना, और अपॉइंटमेंट जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है मेंबर की, क्या है, सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो जिनके पास निम्न अनुभव होने चाहिए, जैसे कि लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में, और जर्नलिज्म में, और कम्युनिकेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन में, और शासन में, ठीक है, गवर्नेंस में। तो इन इन सब में क्या है, योग्यता होनी चाहिए। और कोई भी एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। जो भी बनेगा इसका जो है मेंबर या अध्यक्ष, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एमएलए या एमपी नहीं हो सकता, और कोई भी अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कोई भी जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल होती हैं, जो पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनसे भी संबंधित नहीं होना चाहिए। व्यवसाय या पेशा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इसकी कंडीशन है। टेन्योर 5 साल 65 साल, ठीक, 5 साल 65 साल, जो भी पहले हो। और पुनर्नियुक्ति के लिए ये भी नहीं जो है एलिजिबल है। और सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन कुल कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सूचना आयुक्त बने हैं, 10 मेंबर मैक्सिमम होते हैं, वो चीफ भी बन सकते हैं, बट उनका 5 साल से ज्यादा कार्यकाल ना हो। लेकिन उनका कुल कार्यकाल जो वहां पे काम करने का समय है, वो 5 साल से ज्यादा ना हो। तो ये पॉइंट जरूरी है कि 5 साल से अधिक वहां पे उनका कार्यकाल नहीं हो। अब सर्विस एंड कंडीशन, रिमूवल का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है, इनको रिमूव करने का सेम चीजें हैं। इंसॉल्वेंट, नैतिक पतन, या कोई दोषी ठहराया गया हो राष्ट्रपति की राय में, या कोई भी वेतनभोगी हो, अन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो, या मेंटली डिस्टर्ब हो, या कि यानी कि अनसाउंड माइंड हो जाए, या कोई भी ऐसा वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिया हो जिससे उसके कर्तव्यों को मतलब इफेक्ट कर सके, प्रभावित कर सके। ओके, तो ये ग्राउंड है किसके, रिमूवल के। और फिर अगर ये ग्राउंड है, उसके अलावा क्या है कि सिद्ध व्यवहार या अक्षमता या प्रूव्ड मिसबिहेवियर किसी के साथ किया हो, या तो इन चीजों में से हो, या एक्स्ट्रा क्या हो, या मिसबिहेवियर उसने किया हो, या उसकी इनकैपेसिटी, इनकेपेबल हो अपने कार्य करने में। तो कौन कर देगा, तो राष्ट्रपति इसे हटा देगा। सर्वोच्च न्यायालय से को संदर्भित करके जो रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति इसको हटा देगा। सुप्रीम कोर्ट अगर दोष प्रमाणित करता है तो राष्ट्रपति इसको हटा देगी। तो हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन बेसिस ऑफ सेम चीजें जो अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इन सभी बॉडीज के अंतर्गत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाएगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि दोषी है या नहीं। अब वेतन व सेवा शर्तें, तो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है, उसकी सैलरी जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसके बराबर होती है। और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त, उनके बराबर होगी इनके इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बराबर होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। बस ये चीज याद रखना। अब इनके मेन फंक्शन क्या होंगे, शिकायत प्राप्त करना और जांच करना, स्वप्रेरणा से जांच करने का आदेश, कोई भी रिकॉर्ड की जांच का अधिकार है इनको, कि किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी के नियंत्रण में मौजूद रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। निर्णय का पालन करना व सुनिश्चित करना, सार्वजनिक जो प्राधिकरण से अनुपालन या कंप्लायंस करवा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन की स्थिति दी जाती है, और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करी जाती है। मतलब इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में स्थापना ये आरटीआई के अनुसार की गई थी, ठीक है, अधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा, ये रिपीटेड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब अभी हम लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अब देखते हैं विजिलेंस। विजिलेंस मतलब कि सतर्कता, सतर्कता मतलब कि ऐसा निकाय जो कि नजर रखता है किसी भी घोटाले पर। ओके, जैसे कि विजिलेंस का मतलब क्या होता है, विजिलेंस का मतलब होता है संभावित खतरों या समस्याओं के लिए सावधानी व निगरानी रखना। विजिलेंस का मतलब ही यही है। तो इसका काम भी क्या होगा कि किसी भी अगर कोई चीज गलत हो रही है उसको उसके ऊपर नजर रखना।
तो सीबीसी केंद्रीय सरकार में जो भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को रोकने के लिए एक मुख्य एजेंसी है। तो ये किस पे नजर रखती है? करप्शन पर। कोई भी अगर करप्शन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उस पे ये इसका काम है इसको पकड़ना। ओके। और 11 फरवरी 1964 को इसको स्थापित किया गया था। और सीबीसी की स्थापना कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? के संथानम समिति के द्वारा। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि जो सीबीसी है उसकी स्थापना संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर की गई थी। 1962-64 में जो है वो बैठी थी कमेटी और 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्रीय सरकार की केंद्रीय सरकार की एजेंसियों को सतर्कता क्षेत्र में मार्गदर्शन और सलाह देना। और प्रारंभ में सीबीसी ना तो एक स्टार्टिंग में जब ये बनी थी तब ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी। बट 2003 में सीबीसी को वैधानिक दर्जा देने के लिए संसद ने एक कानून जो है पारित किया था। तो स्टार्टिंग में ये नहीं थी लेकिन 2003 में इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस मिल गया यानी कि इसको पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ओके। अब संरचना में सीबीसी और 2 सतर्कता आयोग यानी कि एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर है यानी कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और 2 सतर्कता आयोग और 2 है विजिलेंस कमिश्नर। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होगी। ओके। और नियुक्ति के लिए वही 3 सदस्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इसमें लोकसभा विपक्षी नेता। अब इसमें क्या है? इसमें गृह मंत्री है। ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा उसमें क्या था? इंफॉर्मेशन वाले में जो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड कोई कैबिनेट मिनिस्टर था और प्रधानमंत्री थे और विपक्ष का नेता था। इसमें क्या है? विजिलेंस वाले में होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके बाद विपक्ष का नेता। और इसका जो कार्यकाल है, अब ये याद रखना कि 4 वर्ष हम लोगों ने देखा तो ये क्या है? इसमें क्या है कार्यकाल? इसमें है 4 वर्ष। ठीक, 4 वर्ष और 65 वर्ष। तो ये भी पॉइंट जैसे कि 70 वाले में मैक्सिमम एज 70 ह्यूमन राइट काउंसिल और मिनिमम एज जो 4 ईयर्स वाली वो इसके अंदर है विजिलेंस के बाद। तो ये भी पॉइंट याद रखना। उसके बाद उन्हें केंद्रीय राज्य सरकार और कोई रोजगार नहीं दिया जाता। इसके बाद मतलब पद खत्म होने के बाद इनको दोबारा नहीं नियुक्त किया जाता। रिमूवल प्रक्रिया सेम जो अभी पढ़ के आए एनएचआरसी और सीआईसी यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन की तरीके से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरीके से और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की तरीके से इसे रिमूव किया जा सकता है। सैलरी यूपीएससी के अध्यक्ष के और सदस्यों के समान होती है। फंक्शन क्या है? सीबीसी भ्रष्टाचार वही करप्शन या कार्यालय के दुरुपयोग से किसी भी आरोप को लिखित शिकायत प्राप्त करके उचित कार्रवाई करके हटा सकता है। और यह केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या अधिकारियों में सततता प्रशासन की निगरानी करने के लिए कार्य करता है और इसके पास सिविल कोर्ट में समान शक्तियां होती हैं। इसकी कार्रवाई न्यायिक विशेषता होती है यानी कि जुडिशियल, जैसे कि अभी हमने एचआरसी का देखा, एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का, तो सेम चीज है। ये है कि सिविल कोर्ट की पावर भी है और इसकी कार्रवाई एक जुडिशियल होगी। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब सीबीआई जो है एक क्या है? एक तरीके से ये पहली बात तो क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और सीबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये भी संथानम जो कमेटी है उसी के द्वारा की गई थी। जैसे कि सीबीसी की करी गई ऐसी सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसकी भी स्थापना इसकी जो कमेटी है संथानम कमेटी है जो इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर की गई थी। और यह एक क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। यह किसके द्वारा बनाई गई थी? ये एक स्पेशल अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी जो कि कौन है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ओके। अब सीबीआई केंद्रीय सरकार की प्रमुख क्या है? जांच एजेंसी है। यह भी क्या करती है? भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन में अखंडता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह सीबीसी और लोकपाल की सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो विजिलेंस कमीशन भी क्या कर रहा था काम? विजिलेंस कमीशन का की काम क्या था? भ्रष्टाचार को रोकना। और जो लोकपाल अभी आगे पढ़ेंगे उसका भी काम क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति काम करना। तो ये दोनों क्या है? इनकी सहायता प्रदान कौन करता है? सीबीआई। और 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के तहत इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय
में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखने वाला कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी सीबीआई की, तब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था। फिर इसको क्या मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल है, कार्मिक मंत्रालय है, उनके अंतर्गत अब ये आती है। तो ये कार्मिक मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस वाला मंत्रालय है, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत अब सीबीआई आती है, ना कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। क्योंकि ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये लगता है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी सीएपीएफ हैं, यानी कि सेंट्रल द्वारा आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है वो क्या है, सीएपीएफ जो है वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, चाहे वो कौन हो, बीएसएफ, सॉरी, चाहे वो हो सीआरपीएफ, एसएसबी, ठीक है, और चाहे आईटीबीपी, ये सारे क्या हैं, चाहे स्पेशल जो एनएसजी हैं, एनएसजी, जितने भी ये सीएपीएफ है, मतलब कि ऐसे पुलिस फोर्स जो सेंटर के अंतर्गत आते हैं, वो सारे होम मिनिस्ट्री ऑपरेट करती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो क्या ऑपरेट करती है? वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डिफेंड जो है ऑपरेट करती है। यानी कि आर्मी जो हमारी जमीन पर रक्षा करती है, इंडियन आर्मी, वो, और जो नेवी, इंडियन नेवी, और जो एयरफोर्स, ये तीनों आते हैं मिनिस्ट्री डिफेंस के अंतर्गत। और जितने भी सीएपीएफ हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी जो हो, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स, और या ये एसएसबी हैं, सशस्त्र सीमा बल, और या एनएसजी हैं, जो भी ये सीएपीएफ हैं, सारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। ओके, लेकिन सीबीआई जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये पॉइंट याद रखना। अब कंपोजिशन में एक अध्यक्ष और अध्यक्ष एक निदेशक होता है, इसकी अध्यक्षता एक निदेशक करता है, और निदेशक की सहायता के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक भी होता है। और इसके अतिरिक्त ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस रैंक के कर्मचारी भी होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5000 कर्मचारी होते हैं, जिनमें 125 जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं और 250 लॉ ऑफिसर हैं। ओके, सीबीआई अकादमी कहाँ पे है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। अब इसके फंक्शन क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्राइम, यानी कि परंपरागत जो अपराध हैं उनकी जांच करना, जैसे कि हत्या, अपहरण, बलात्कार, जैसे जो कन्वेंशनल जो अपराध हैं, कन्वेंशनल जो क्राइम्स हैं, उनकी जांच करना, और जो राज्यों के संदर्भ के आधार पर या सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय द्वारा निर्देशित होते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राज्य सरकारों के संदर्भ के आधार पर ये किया जाता है। अगर किसी भी स्टेट को किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कराना है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देशन के द्वारा ये काम करती है सीबीआई। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट कि इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, मतलब नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल। तो सीबीआई भारत के इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है, जो मतलब इंटरनेशनल पुलिस है। इंटरपोल एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? लियोन, फ्रांस में है। तो उसका जो सीबीआई है वो भारत में इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। ओके, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि सीबीआई क्या है? जो इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। और सीबीआई इंटरपोल विंग भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी, मतलब कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और इंटरपोल के सदस्यों देशों से प्राप्त जांच संबंधित गतिविधियों के लिए भी अनुरोध समन्वय करता है। तो सीबीआई के बारे में ये चीजें जरूर पढ़ना। और महत्वपूर्ण बातों क्या है? सीबीआई भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्य करती है और प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसी के रूप में कार्य करती है, और साथ ही यह वैश्विक अपराधों की जांच के लिए इंटरपोल के साथ भी समन्वय करती है, कोऑर्डिनेशन रखती है इंटरनेशनल पुलिस के संबंध में। ठीक, तो ये हो गई इसकी कार्य प्रणाली। अब लोकपाल और लोक आयुक्त। जो लोकपाल हैं, लोकपाल क्या है? लोकपाल और लोक आयुक्त। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल पर और लोक आयुक्त जो स्टेट लेवल पर हैं। तो ये संस्थाएं नागरिकों की जो शिकायतें हैं उनकी समाधान
समाधान करने में मदद करती हैं और ये लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक व आर्थिक विकास प्राप्ति पर निर्भर होती हैं। यानी कि जो लोकपाल है वो क्या है, जो नागरिक हैं उनकी जो ग्रीवियंसेस यानी कि उनकी जो शिकायतें हैं उनका निवारण करने में मदद करती हैं, और लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक व आर्थिक विकास यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्राप्ति पर ये निर्भर करती हैं। और ऑरिजिन ऑफ ओम्बड्समैन, मतलब कि ओम्बड्समैन की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो ओम्बड्समैन की संस्था सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में जो ओम्बड्समैन है उसके पद को सृजित किया गया था। कहाँ पे? स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो कि नॉर्डिक कंट्री हैं, मतलब कि स्कैंडिनेवियन कंट्रियां हैं, नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड। तो उसमें जो स्वीडन है, स्वीडन जो 1809 में वहां पर सबसे पहले ओम्बड्समैन की शुरुआत की गई थी। और ओम्बड एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है या उसका प्रवक्ता होता है। ओम्बड का मतलब ही ये होता है कि अगर किसी की शिकायत है उसके बेसिस पर वो काम करेगा, मतलब उसको रिप्रेजेंट करेगा, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। और डोनाल्ड सी रोबर्ट के अनुसार ओम्बड्समैन वह अधिकारी होता है जो विधायिका द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना कि जो ओम्बड्समैन वही अधिकारी है जो एग्जीक्यूटिव जो विधायिका लेजिस्लेटिव के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि वे जो प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों के खिलाफ शिकायतें संभाल सकें। ओके, अब स्प्रेड ऑफ ओम्बड्समैन कॉन्सेप्ट, ये स्कैंडिनेवियन देशों में ये हम लोग देख रहे हैं 1967 में जो है पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ओम्बड्समैन जैसी संस्था अपनाई गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और न्यूजीलैंड में यह 1962 में स्थापित हुई। और लोकपाल और लोकायुक्त की भूमिका देख लेते हैं। तो ये देख लिया, ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? 1809 में जो है स्वीडन में, और फिर अमेरिका ने इसे 1967 में और न्यूजीलैंड में 1962 में इसे अपनाया। फिर लोकपाल और लोकायुक्त की रोल क्या है? वही कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता, न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करना, और ये दोनों संस्थाएं स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच के माध्यम से जो सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ जन शिकायतों को सही तरीके से निपटाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। अब भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की हिस्ट्री क्या है? तो लोकपाल एक संस्था की स्थापना कब? 1960 के दशक में महसूस की गई थी। हालांकि यह 2013 में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया, और इसके लिए आंदोलन भी किया था, हम लोगों को तो पता है, नाजरे वाला। तो इसकी जो भारत में स्थापना कब हुई थी? 2013 में। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद क्या है? लोकायुक्तों की संस्था राज्यों में स्थापित होती है, जबकि लोकपाल केंद्र सरकार में। ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लोकपाल हैं वो क्या है? सेंट्रल पे, और जो लोकायुक्त हैं वो कहाँ पे होते हैं? राज्यों में होते हैं, और उनका काम सेम होता है सेंट्रल लेवल पर भ्रष्टाचार का और जो लोगों की जन शिकायतें उनका निवारण करना, और ऐसे ही राज्यों में होता है, जस्ट लाइक दैट। अब इसके बाद ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग इंडिया में देख लेते हैं, भारत में लोकपाल की इतिहास। विश्व में देख लिया कि 1809 में स्वीडन, फिर उसके बाद 1962 यूएसए, और फिर उसके बाद कहाँ पे? ये हम लोगों ने देख लिया हमारा न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में 1962। अब देखते हैं भारत में। तो भारत में क्या है? भारत में पहली प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-1970 के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापित करने की कोशिश की गई थी। कब? 1965, 1966 और 70 के अंतर्गत। लोकपाल केंद्रीय स्तर पर और लोकायुक्त ये लोकपाल जो है वो केंद्रीय और राज्य स्तर पर मंत्रियों व सचिवों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करेगा। जो लोकपाल है वो क्या करेगा? केंद्रीय और राज्य स्तरों पर मंत्रियों और सचिवों की जो है शिकायतों की सुनवाई करेगा, और लोकायुक्त जो है वो अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करेंगे। और ये हम लोग देख चुके हैं हिस्ट्री में, ये अभी पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 दिसंबर 2013 में पारित हुआ, और जनवरी 2014 से यह प्रभावी हुआ। तो जो है इनेक्ट कब हुआ? जनवरी 2014 को। और अधिनियम कौन सा था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ठीक, पारित हुआ था दिसंबर 2013 के अंतर्गत। अब 2011 में हम लोग जानते हैं किन्ने? अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने सरकार में लोकपाल बिल को पारित करने पर दबाव डाला। और लोकपाल और लोकपाल के जो वो आयुक्त हैं, लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है 2013 के
सेलिएंट फीचर देख लेते हैं। वे क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त का फॉर्मेशन, कि लोकपाल केंद्र स्तर पर जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर, और लोकपाल का कार्यक्षेत्र प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद और केंद्र सरकार के ग्रुप ABCD के अधिकारी। और कंपोजिशन ऑफ लोकपाल में क्या है? लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिनियम अधिकतम कितने मेंबर? 8 मेंबर। तो ये पॉइंट याद रखना, जिनमें क्या 50% न्यायिक होंगे। यानी कि जो इसका कंपोजिशन अगर देखा जाए, लोकपाल के कंपोजिशन देखा जाए, संरचना, तो जिसमें एक अध्यक्ष होगा और मैक्सिमम 8 मेंबर, जिसमें से 50% क्या होंगे? सदस्य न्यायिक होंगे। और लोकपाल में रिप्रेजेंट कौन कौन से करेंगे? 50% प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक व महिलाओं के जो आयोग हैं वो भी उसमें सदस्य होंगे। मतलब कि 4 सीटें तो यही हो गई 50%। और चयन समिति, मतलब जब लोकपाल को चयन किया जाएगा तो उसकी चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, और एक प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ। तो ये जो कमेटी बनेगी किसके लिए? सिलेक्शन के लिए, लोकपाल के लिए सिलेक्शन के लिए। उसमें इतने मेंबर होंगे: प्रधानमंत्री, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो, और लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, और सत्ता पक्ष का तो प्रधानमंत्री हो ही गया। फिर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, और एक प्रसिद्ध कानून का विशेषज्ञ, ठीक है। और लोकपाल के अध्यक्ष की पात्रता क्या होगी? मतलब एलिजिबिलिटी क्या होगी? अगर कोई व्यक्ति को बनना है लोकपाल तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या क्या चाहिए? तो सांसद या विधायक नहीं हो सकता वह, और जिन व्यक्तियों का नैतिक विकृति के संबंधित अपराध कहीं पर भी दर्ज या सजा पाई है वो भी नहीं एलिजिबल है। और फिर क्या है? 45 वर्ष से कम आयु वाले लोग, और जिन व्यक्ति का पब्लिक सर्विस से हटा दिया गया हो वो भी नहीं, वो या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों या किसी व्यवसाय या पेशा से जुड़े हों। मतलब ये क्या है? ये सारी ऐसी हैं कि ये लोग जो है योग्य नहीं है लोकपाल बनने के लिए। और इसी का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट हो जाएगा रिवर्स एलिजिबिलिटी। यानी कि अगर कोई सांसद है, विधायक नहीं है तो वो एलिजिबल है, नैतिक विकृति नहीं है तो वो एलिजिबल है, 45 वर्ष से कम आयु वाले लोग हैं वो नहीं एलिजिबल, 45 वर्ष से ज्यादा आयु है तो वो एलिजिबल है, पब्लिक सर्विस से डेटा है उसका, या राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है, या किसी व्यवसाय या पेशा से नहीं जुड़ा है, तो वो सारे एलिजिबल हैं। तो ये जस्ट अयोग्यता है, इनका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब 5 वर्ष और 70 वर्ष, तो अब हम लोगों ने 2 जगह बस केवल देखा है, एक नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में और एक ह्यूमन राइट कमीशन में, ठीक है, NHRC, वहां पे और यहाँ पे दोनों में 70 साल जो है मैक्सिमम होती है एज, 5 साल 70 साल। फिर वेतन, ये मुख्य न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। फिर लोकायुक्त सेम है, ये स्टेट में हो जाएगा। इसमें जैसे कि वहां पे प्रेसिडेंट था, यहाँ पे क्या हो गया? राज्यपाल। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ये पॉइंट याद रख लेना। और फिर नियुक्ति के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित सलाह, राज्यपाल जो है वो निम्नलिखित सलाह लेते हैं जब नियुक्ति करते हैं लोकायुक्त की। तो क्या सलाह कहाँ से लेते हैं? राज्य के न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश से, विधानमंडल से, विपक्ष नेता से, वही चीजें हैं। टर्म ऑफिस अब सेंटर में जो है 5 और 70 है, और जो लोकपाल का और लोकायुक्त का क्या है? 5 और 65 वर्ष है, ठीक। हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसकी कितनी थी एज? उसकी थी 65, और जो हाई कोर्ट है उसमें थी क्या? 62। अब इसमें क्या है? इसमें भी डिफरेंस हो जाएगा। जो लोकपाल है उसमें क्या है? 70। ये याद रखने के लिए एक तरीका है, बाकी तो आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं कि जो 65 क्या थी? 70 थी, किसमें? लोकपाल की। लेकिन यहाँ पे जो लोकायुक्त है, यानी कि ये स्टेट वाली बात करें तो यहाँ पर कुछ कम होगी, तो ये हो जाएगी 65 वर्ष। अब कार्य वही सेम होगा, वार्षिक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और दस्तावेजों का निरीक्षण, सिफारिशें, ये सारे आप लोग देख लेना। और पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकपाल के पहले अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज पिनाकी चंद्र घोष थे। ओके, ये पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। तो पहले कौन थे लोकपाल? पिनाकी चंद्र घोष। और भारत में उम्मत में तो लोकपाल शब्द 1963 में किसने दिया था? लक्ष्मी मल सिंघवी। लक्ष्मी मल जो सिंघवी है उनके द्वारा उम्मत लोकपाल शब्द को 1963 में जो है
गढ़ा गया था, मतलब इनके द्वारा ओरिजिनेशन हुआ था। और यह संस्कृत के लोक और पाल यानी कि जनता और उसका रक्षक से लिया गया है। और प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया 1966 में, नागरिकों की शिकायतों व निवारण की मतलब शिकायतों का निवारण की समस्या एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि या तो सिटीजनशिप, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट, वो भी डिटेल में। फिर उसके बाद डीपीएसपी और सिटीजनशिप एक दिन में कर लेंगे। फिर उसके बाद रिसोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एम्बलम्स, ये सारे हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो। मतलब 3 वीडियो में पॉलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के 4 और लेक्चर आएंगे, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी है। फिर उसके बाद जो है हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेंगे, नेशनल इनकम के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो 4 वीडियो लगभग इकोनॉमी के। तो ये लगभग हमारा हिसाब से जो चल रहा है, हमारा आज है 13 मई, तो ये 15, 16, 17 तक ये 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और बायोलॉजी डिटेल में। ठीक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों मिला के लगभग 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन में, यानी कि मई में हम लोग कोशिश करेंगे ये 4 सब्जेक्ट खत्म कर लें, या जून के फर्स्ट वीक से पहले तक, कि हम लोगों का ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी ज्योग्राफी दोनों, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमी और बायोलॉजी। अब ये हो गए। अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बचा, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट और फिजिक्स केमिस्ट्री को हम लोग 6 या 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है रह गया हिस्ट्री वाला पार्ट, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल। तो ये हम लोग लगभग 15 दिन में हिस्ट्री लग जाएगा, 15 दिन। तो मतलब जून के एंड तक ये सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे हमारे। फिर रह जाएगा करंट अफेयर्स, यूपीजी के, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग जो है 10 दिन में लगभग जुलाई में कर लेंगे। और फिर सारा करंट अफेयर का जो है प्रोसीजर करेंगे जुलाई से ही स्टार्ट कर लेंगे प्रैक्टिस और करंट अफेयर। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने का। आप वीडियो की इंटेंसिटी जो है बढ़ाऊंगा मैं, एक दिन में 2 या 3 वीडियो, 2 वीडियो तो कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस वजह से। तो 2 वीडियो तो लगभग एक दिन में करने ही है, और बड़े बड़े वीडियो करेंगे जिससे कि हम लोग ज्यादा चीजें कम समय में कर पाए, और बहुत ही क्रिस्प डेटा रहेगा। और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयार होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा फुल डिटेल में, बिल्कुल एक एक टॉपिक का रिवीजन कराते हुए, क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई भी अगर सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।